इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 79 पैसे कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम गया है। गुज़िश्ता रोज भी रिकॉर्ड कमी देखी गई थी और आज भी इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 79 पैसे कमी हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर से। हारिस, बताइएगा इससे मुतालिक। जैसे कल 9.59 रुपए रिकॉर्ड कमी दिखी, तो उसके बाद एक्सपोर्टर्स की सेलिंग बढ़ गई है। अब उनको ये लग रहा है कि शायद डॉलर मजीद जो है वो बढ़ेगा नहीं और रुपए की कदर में इजाफा होगा। तो कल भी तकरीबन $70 मिलियन की उनको शाम को इत्तला मिली कि एक्सपोर्टर्स ने प्रोसीड्स बेची हैं। आज भी इसका सिलसिला है जारी। 10 से 15 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट प्रोसीड। डॉलर की जैसे सप्लाई बढ़ तो ये कि रीमर ये कि मुख्तलिफ बैंकों को फोन किए वो अपने ट्रू मतलब जो सही जो एलसीज हैं और उसके डॉक्यूमेंट उस मुताबिक ही डॉलर अरेंज करे। तो इस तरह से लगता है कि थोड़ी सी टाइटनिंग मेजर्स कुछ स्टेट बैंक गवर्नर का जो एक्टिंग गवर्नर उनका बयान कि डॉलर जो है ओवर वैल्यू है, तो उससे लगता है कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है। अब IMF से और दीगर ममालिक से लोन मिलेंगे तो ये रुपया मुस्तहकम होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। हारिस, साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि कारोबार के आगाज़ पर स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने में आई है और स्टॉक मार्केट में 490 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 41,560 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। तो हारिस, ये भी एक अच्छी खबर है कि स्टॉक मार्केट भी मुस्तहकम हो रही है। असल में कल भी स्टॉक मार्केट अच्छी थी और आज भी उसमें जनरल जो एक्सपर्ट्स का व्यू है कि जैसे रुपये की कदर में इजाफा होगा तो जो हमारी कंपनी से उनके जो रॉ मटेरियल्स आते थे, मतलब जैसे सीमेंट के लिए कोयला दरकार है, टेक्सटाइल के लिए बिजली और इलेक्ट्रिसिटी, हो सकता है कि आगे जाके जो है वो कीमतें कुछ कम हो रॉ मटेरियल की प्राइसेस में। अभी तो खैर बढ़ी नहीं, लेकिन उससे प्रॉफिट्स बेहतर होंगे। और दूसरी कि स्टॉक मार्केट सियासी बेचैनी की वजह से काफी गिर चुकी थी, तो अब उसको इम्प्रूव होना था। और इंस्टीट्यूशंस वगैरह उन्होंने भी कल भी बाइंग की है, आज भी बाइंग किया। अगर फॉरेन बाइंग एक आध दिन में आ जाती है और इस तरह से ट्रेंड बरकरार रहता है तो ये लेवल्स भी मुस्तहकम होंगे और हम शायद इंडेक्स में और मजीद बेहतरी देखें। जी बहुत शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। टांग के इलाके पाई में नुकसानात, इमदाद और बहाली के कामों पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। सूबाई हुकूमत मुतासरीन के लिए इमदादी रकम 8 से बढ़ाकर 10 लाख कर दे। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि AP हुकूमत भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम में इजाफा करे। PDMA और NDMA मिलकर मुतासरीन को इमदादी रकम फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और हुकाम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब से मुतासरा इलाके टांग का दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा सूबाई हुकूमत मुतासरीन के लिए इमदादी रकम 8 से बढ़ाकर 10 लाख कर दे। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने इमदादी सरगर्मियों पर सूबाई हुकूमत के काम की तारीफ की। शहबाज शरीफ का टांक और डेरा इस्माइल खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मौलाना फजलुर रहमान और अमीर मकाम भी हमरा थे। हुकाम ने सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तबाह होने वाला घर कच्चा हो या पक्का, विफाकी हुकूमत 5 लाख रुपए फी का इमदाद देगी। शहबाज शरीफ ने सूबाई हुकूमत के रिलीफ इक़दाम की भी तारीफ की। आपने 8 लाख किया, बड़ा अच्छा है। इसको अगर 10 लाख बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा है। फेडरल गवर्नमेंट मैंने चेयरमैन NDMA को गुजारिश की थी, वो हो गए हैं और भी कोई ये तो बस अगर हो जाएगा तो ये देखो ना, ये माली जो इमदाद है वो तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। जो जिनके प्यारे जो हैं वो चले गए और जो पीछे रह गए वो तो उम्र भर उनको याद करेंगे, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी तो गुजारनी है। अच्छी बात है, बड़ी आपने मेहनत से काम कर रहे हैं आपकी हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब और चेयरमैन NDMA और हमारे PDMA बिल्कुल मिनिस्टर साहब तो बड़ी मुझे बताया उन्होंने कि वो आए भी थे यहाँ पे, उन्होंने पूरे मामलात को उसको विजिट किया, देखा, तो बड़ी अच्छी बात है। ब्रीफिंग के मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने अहले इलाका को दरपेश मसाइल से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। पहाड़ से आने वाला पानी स्टोर होगा, ये यहाँ से हम साफ पीने का पानी भी हासिल कर सकेंगे और इरिगेशन के लिए भी वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि ये इलाका बारानी है तो हमारे जो अपने वसाइल हैं, चाहे गुमलजाम है, चाहे टांगजाम है या नीचे हमारे 2-3 स्मॉल डैम्स हैं,
اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام وسائل جو اس وقت ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس 16 لاکھ ایکڑ اراضی وہ قابل کاشت ہے لیکن بارانی ہے، اور چشمہ ریڈ بینک کینال سے کوئی 2-2.5 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ نہری ہو گیا ہے۔ اگر یہ تمام وسائل ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم 12 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اراضی جو ہے اس کو نہری بنا سکتے ہیں جی۔ وزیر اعظم نے مقامی مائندین کو یقین دلایا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقے میں تباہ ہونے والی سڑکیں دوبارہ بنائی جائیں گی، کاشتکاروں کے نقصان کا بھی ازالہ ہوگا۔ راولپنڈی مری روڈ پر میٹرو بس میں آگ لگ گئی ہے اور میٹرو بس میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ پر قابو پا لیا گیا، بروقت کارروائی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ریسکیو ذرائع کا یہ بتانا ہے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز منصور ستی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منصور، بتائے گا کس طرح پیش آیا یہ واقعہ؟ جی بالکل، ریسکیو ذرائع کے مطابق بس کے انجن میں آگ لگی تھی جس نے ساری گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ تاہم جب جیسے ہی آگ کی اطلاع ملی تو میٹرو اسٹیشن پر جو امدادی ٹیموں کو طلب کیا گیا اور امدادی ٹیموں نے 30 منٹ کی جدوجہد کے بعد قابو پا لیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق میٹرو بس اسٹیشن اور اس پہ جو گاڑی میں موجود جتنے مسافر تھے ان کو باحفاظت ان کو محفوظ کر لیا گیا تھا، کیونکہ ڈرائیور کو جیسے ہی پتہ چلا کہ کچھ گاڑی میں انجن میں خرابی ہے اور اس میں آگ لگنے کی کوئی خدشہ ہے تو اس نے فوری طور پر گاڑی کو بھی خالی کروایا اور میٹرو اسٹیشن پر جتنے لوگ تھے ان کو بھی، اور اس کے بعد جو گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی انجن کے میں آگ لگنے کی وجہ سے اور پوری گاڑی کو اس نے پیٹ میں لیا۔ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، لیکن 30 منٹ کی جدوجہد کے بعد ریسکیو کی ٹیموں نے آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا اور گاڑی جو ہے اب وہاں سے شفٹ کی جا رہی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو میٹرو جو ٹریک ہے اس کو بھی آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا جائے گا۔ جی منصور، بہت شکریہ آپ کا۔ تو مریم اورنگزیب کا کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے پر پاکستانی ویٹ لفٹر کو مبارکباد۔ پاکستانی ویٹ لفٹر نوح دستگیر بٹ نے 405 کلو گرام وزن اٹھا کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ویل ڈن محمد نوح دستگیر بٹ، آپ نے شاندار کامیابی حاصل کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے اپنے پیغام میں یہ کہا گیا ہے۔ امید ہے آپ آئندہ بھی عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کریں گے، ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر اطلاعات کا۔ مریم اورنگزیب کا کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے پر پاکستانی ویٹ لفٹر کو مبارکباد۔ پاکستانی ویٹ لفٹر نوح دستگیر بٹ نے 405 کلو گرام وزن اٹھا کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ویل ڈن محمد نوح دستگیر بٹ، آپ نے شاندار کامیابی حاصل کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ امید ہے آپ آئندہ بھی عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کریں گے۔ مریم اورنگزیب کا کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے پر پاکستانی ویٹ لفٹر کو مبارکباد۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان ٹانک میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 150 کے قریب آپ کے مکان گرے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے جناب وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کی کہ وہ ہمارے اس پسماندہ علاقے کے پسماندہ لوگوں کی اس پسماندگی کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت جو سیلاب آیا ہے اور جس سے کہ وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں، ان کا حال لینے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں۔ 2-3 پروگرام بنے لیکن موسم خراب ہو جاتا تھا، تو اب تو اللہ کی مرضی ہے، کیا انسان کر سکتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ سے زور ہو سکتا تو پھر تو سیلاب بھی نہ آتا، ہم روک لیتے اس کو لیکن بھر اللہ کا نظام ہے، وہ طاقتور ہے اور اس کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی جناب وزیر اعظم کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ وہ ہمارا حال احوال لینے کے لیے اور ہماری مشکل کو سمجھنے کے لیے اور اس میں ہماری مدد کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ارشادات سے آپ کو نوازیں۔ آپ 2 منٹ بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب میاں محمد شہباز شریف پرائم منسٹر پاکستان کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اس پسماندہ اور ان غریب لوگوں کے پاس تشریف لائے جو سیلاب سے اور ان کے مکانات تباہ ہوئے ہیں، ان کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ میں اس حوالے سے بھی جو درد وہ دل میں رکھتے ہیں
اور دن رات وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک پرائم منسٹر اپنے لوگوں کے پاس ان کے گھروں تک پہنچتے ہیں. تو میں ان کا آپ کی طرف سے اور اپنے طرف سے ان کا دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میری استدعا ہے ان سے کہ آج وہ یہاں تشریف لائیں تو اس کا ہم ایک فائدہ اٹھائیں کہ یہاں جو CRBC چشمہ رائٹ بینک کینال بنا ہے تو اس وقت سے ہماری یہاں پہ ڈرینیں بھی بنی ہیں, تقریباً کوئی 6 ڈرینیں ہیں, اور وہ 2010 کے سیلاب میں ڈیمیج ہوئی تھی بہت ساری. تو اس کے بعد شکر ہے کہ کوئی سیلاب نہیں آیا, لیکن اس دفعہ اگر تھوڑا سا بھی سیلاب آیا تو اس ڈرینوں کے ٹوٹ پھوٹ کے شکار کی وجہ سے وہ پانی علاقوں میں چلا گیا اور لوگوں کے گھر مکان تباہ ہو گئے ان کے. تو ہماری یہ استدعا ہے کہ وہ ڈرینیں جو ہے فیڈرل فلڈ کمیشن والے اگر اس کا دورہ کریں اور وہ باقاعدہ اس کا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اس کا مرمت ہو جائے, تو ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پھر آگے ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ ایک وہ ہے. اور دوسرا جو دریا کی سائڈ پہ ہمارے علاقے ہیں اور وہاں سے بھی چونکہ جب فلڈ آتا ہے تو وہ دریا کا پانی اوپر آتا ہے تو اس علاقوں کو بھی تباہ کرتا ہے. تو اس میں مارجنل بند کی ہم نے استدعا رکھی تھی, جس کا پچھلے دفعہ پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا, لیکن چونکہ بعد میں حالات سیاسی ایسے بنے کہ اس کی وجہ سے وہ جو مسئلہ تھا وہ DI خان کا حل نہیں ہو سکا. لیکن اب ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائیں اور اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ حل کریں گے. ہمیں یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ DI خان ایک دفعہ پھر یہ تشریف لائیں گے, اور ہم ان کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں وہاں پہ, اور پھر DI خان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہوں. کیونکہ DI خان تقریباً 20 لاکھ ایکڑ زمین جو بنجر پڑی ہے اس کو اگر ہم آباد کریں تو یہ خود کفیل صوبہ بن سکتا ہے, اناج کے حوالے سے, فروٹ کے حوالے سے, سبزی کے حوالے سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے. 2 منٹ بات کریں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جہاں ہم موجود ہے اس علاقے کا نام چاندنا ہے, اور سر یہاں پر فلیش فلڈ جب آیا ہے اس کے سر یہ سارے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, کچھ بھائی ہمارے, تو یہ سر موسٹ افیکٹڈ ایریا تھا. تقریباً 4-4.5 فٹ پانی تھا سر یہاں پر. فلیش فلڈ کو رسپونڈ سر ہم نے فوراً کیا تھا. اس میں آرمی بھی تھی ہمارے ساتھ, پولیس تھی, ایڈمنسٹریشن کے علاوہ سر جو لائن ڈپارٹمنٹس تھے. سر یہاں پر انفارچونیٹلی کچے مکانات تھے جس میں 143 ہاؤس ہولڈس وہ تقریباً ساری ڈیمیج ہو گئے ہیں سر. ڈیمیج کا سروے چل رہا ہے سر. ڈیمیجز کی کمپنسیشن انشاءاللہ جو پالیسی ایز پر پالیسی آف گورنمنٹ وہ ہم انشاءاللہ کمپنسیٹ کریں گے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لائف سٹاکس تھے کچھ وہ ڈیمیج ہوئے ہیں, لیکن الحمدللہ سر فلیش فلڈس کے دوران کوئی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی تھی سر. اور ہم نے سر یہاں پر جو مرد حضرات تھے وہ تو نکل آئے تھے, خواتین اور بچے جو تھے سر ان کے لیے پھر بوٹس یوز کر کے ہم نے ایویکویٹ کرا تھا سر. مینلی جو سر ہمیں ایشو آ رہا ہے کلٹیویٹڈ لینڈ کا جو ایشو آ رہا ہے سر وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی پورے DI خان کے اندر. تو سر یہ ایک ایشو ہے ہمارے پاس اس وقت ایٹ ہینڈ. لیکن سر جس طرح آپ لوگوں کی ڈائریکشنز ہیں, گورنمنٹ ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی ہے غریب لوگوں کو سر اور اس طرح کے افیکٹڈ ایریاز کو, تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں سر انشاءاللہ. آپ سر جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہے سر, اس پروا سب ڈویژن میں ہم کھڑے ہوئے 293 ہاؤس ہولڈز یہاں پر سر افیکٹ ہوئے ہیں. اور سر اس کے علاوہ 2 انجریز ہوئی تھی, ایک ڈیتھ ہوئی ہے سر لیکن وہ الیکٹریکیوشن کی وجہ سے ہوئی تھی سر, فلڈس کی وجہ سے ڈائریکٹ نہیں تھی. اور کراپس جو سر کلٹیویٹڈ لینڈ پہ ہمارے جو ہے وہ 1720 ایکڑز میں سر وہ زمین ہماری خراب ہوئی جو کہ پروا کی ہے سر. تو سر یہ تھوڑی سی ڈیٹیلس تھیں شارٹ سی اس کے حوالے سے سر. تو سر ہم آپ سے ریکویسٹ یہی کریں گے سر کہ جہاں پر ہمیں سپورٹ ہمیشہ سے رہی ہے سپورٹ سر انشاءاللہ, اور ہم امید کرتے ہیں سر کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ اس ولیج کو ہم دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے, اسٹیبل کریں گے. اور سب بڑے کوآپریٹو لوگ ہیں, کسی قسم کی کوئی کمپلین وغیرہ سے نہیں. ہم نان فوڈ آئٹمس بھی ہم نے پرووائڈ کیے, ان کو فوڈ آئٹمس بھی کیے ہیں اور انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ سر. تو میں ریلی ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا سر. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ جو مونسون کے موسم کی جو بارشیں ہوئی ہیں وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں ہوئی ہیں, اور وہ اوور آل تقریباً 350% زیادہ بارشیں پچھلے 30 سالہ ریکارڈ کے مقابلے میں, جس کی وجہ سے ہمارے تقریباً پورے پاکستان میں نقصانات ہوئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بلوچستان میں ہوا ہے. جب سے یہ بارشیں شروع ہوئیں تو اس میں ریسکیو اور ریلیف کا جو آپریشن تھا اس میں بنیادی طور کے اوپر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے ان کے ساتھ جو PDMAs ہیں
उन्होंने काम किया और मिलकर पाकिस्तान आर्मी ने, एफसी ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। और ये जो हमारी चैलेंज है, इसके लिए हम पूरी तरह से जो है ना कोशां हैं दिन रात कि आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो दुख हैं, तकलीफ है, उसको हम किस तरीके से कम कर सकें, उसका अजाला कर सकें। और प्राइम मिनिस्टर की बड़ी क्लियर जो है ना इसमें दिन रात हमें गाइडेंस भी मिलती है, डायरेक्शन भी है कि लोगों तक पहुंचा जाए और उनके मसाइल को हल किया जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, अमीर में पाकिस्तान, जनाब मौलाना अब्दुल रहमान साहब वफाकी वज़ीर, जनाब लुत्फ़ुर रहमान साहब MPA, जनाब अमीर मकाम साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून KP, और डेरा इस्माइल ख़ान में मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के आपको बताया हज़रत मौलाना ने कि आज हम कदर ताख़ीर से यहाँ पर हाज़िर हुए। कम से कम 3 मरतबा मेरा प्रोग्राम बना, लेकिन उस वक्त बारिशें, यह मौसम इतना ख़राब था कि सफ़र करना मुमकिन नहीं था। बहरहाल आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ अपने तमाम ज़ुमा और साथियों के साथ, और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर आपकी जो फौरी जो रिलीफ का जो प्रोग्राम है, जहाँ पर लोग आपके जिनके भी प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए या जो लोग ज़ख्मी हुए, उन सब के लिए हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम उनके लिए माली इमदाद दे रहे हैं, जो कि कोई मुदावा नहीं है। किसी का अगर जिगर गोशा बिछड़ जाए तो वो तो उम्र भर का रोग होता है, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी भी बसर करना ये भी अल्लाह का हुक्म है कि उसका ये फ़ैसला, उसके आगे हमें सर झुकाना होता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो 10 लाख रुपया वफाक अदा कर रहा है, जहाँ पर जो कोई मौत वाक़या हो गई, और यहाँ पर सूबे में वज़ीर आला साहब वो 8 लाख रुपए वो दे रहे हैं। मुझे आज अभी टांक में बताया गया, पहले 3 लाख था, फिर वो 8 लाख रुपए ले गया। और मैंने उनको पैगाम दिया है, वज़ीर आला साहब को गुजारिश की है कि बलूचिस्तान में वहाँ की हुकूमत भी 10 लाख दे रही है और वफाकी हुकूमत भी 10 लाख दे रहे हैं, तो ये 20 लाख अगर मिल जाएगा तो ये आजकल की जो ज़माना है उसमें गुज़रकात जहाँ बहुत मुश्किल है, उससे कुछ मामलात तय होंगे। इसी तरह जो ज़ख्मी हैं उनको वफाक ज़ख्मियों को 25,000 रुपये के बजाय 2.5 लाख रुपया अदा कर रहा है। सूबाई इमदाद इसके अलावा है। इसी तरह जो मकान गिर गए, मैंने आपकी गांव में भी जाके अंदर जाके देखा है, कई कच्चे मकान बिल्कुल मस्मार हो गए हैं, कई पक्के मकान भी, वो भी उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो हमने कच्चे मकान और पक्के मकान की तमीज़ ख़त्म कर दी है, यानी कोई फ़र्क नहीं है, कच्चा हो या पक्का, अगर वो मुकम्मल गिरा है तो उनको 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। अगर जुज़वी को साइक में क्या दे हो थोड़ा जा बाऊ नहीं, थोड़ा बाऊ, तो वो उसको अपना 2 लाख रुपया या उससे भी ज़्यादा हम अदा करेंगे। इसके अलावा जो फसलों का नुकसान हुआ है वो सूबाई हुकूमतें उसका अंदाज़ा सर्वे कर रही हैं, मगर मैंने जनरल अख्तर नवाज़ साहब को, जो चेयरमैन हैं NDMA के, इनको गुजारिश की और सूबाई हुकूमतों को भी गुजारिश की है कि वो एक जॉइंट सर्वे करें। मैंने पाकिस्तानी
फ़ौज के सिपह सलार से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मैंने परसों बात की थी रात को कि वो जहाँ पर उनकी हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान की फील्ड फॉर्मेशंस हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बहुत एक नेक कौमी ज़िम्मेदारी, हम इसको इंशाअल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। तो ये जॉइंट सर्वे हो जाएगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि किसी हकदार का हक नहीं मारा जाएगा और किसी नाहक को कौम के जो वसाइल हैं वो बग़ैर किसी यानी मेरिट के उसको नहीं मिल सकेंगे, ताकि कौम के वसाइल ज़ाया ना हों और हकदार के कदमों में निछावर हों। तो ये फ़ैसला हमने किया है और इंशाअल्लाह इसके ऊपर मेरी 3 अगस्त को यानी आज मेरी मीटिंग थी, लेकिन अब मैं 2 दिन इसमें मौखर हो गई क्योंकि मेरा पूरा दौरा मुकम्मल नहीं हुआ। कल भी मैंने दौरे पे जाना है इंशाअल्लाह। फिर 2 रोज़ में हम फिर सूबों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सड़कात या जो आपके जो पुल बह गए या नुकसान पहुंचा, बलूचिस्तान में बहुत नुकसान पहुंचा है। खैर जहाँ पर भी नुकसान होगा उसका भी सर्वे होगा और फिर इंशाअल्लाह एक यानी इसमें ताख़ीर नहीं होगी, उसको भी सड़कों को चालू कराने के लिए ये चेयरमैन NHA हैं, अब सेक्रेटरी बन गए हैं, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे बलूचिस्तान में लोगों ने इनकी बड़ी तारीफ़ की, जनरल अख्तर नवाज़ में बड़ी तारीफ़ की इनकी, तो मुझे बहुत खुशी है कि ये ऐसे अफसर जो हैं वो बहुत दिन रात काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप दीन और दुनिया दोनों कमा रहे हैं, यकीन करें, इनकी भी दुआएं ले रहे हैं, अल्लाह ताला के यहाँ भी आप सुरखरू हो रहे हैं। इंशाअल्लाह वो आपको बहुत नवाजेगा जब आप हम सब ने जाना है उसकी अदालत में हाज़िर होना एक दिन। तो मैं ये कहने आया हूँ कि हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत हम कर रहे हैं और चूँकि ये सूबाई हुकूमत एक दूसरी पार्टी की है, हमें उससे कोई इस वक्त इख्तलाफ नहीं है, हमने सब मिल के करना है, मिलकर कोई हो, ये पाकिस्तान का मामला है, ये आपका मामला है, आपकी बहाली का मामला है, आपके घरों का मामला है, आपके बच्चों का मामला है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसमें कोई सियासत नहीं होगी और कोई मिलावट नहीं होगी और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए हम दिन रात हम कोशिश करेंगे। इस गांव में वाकई बहुत तबाही हुई, मैंने अंदर जाके देखा है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, अल्लाह ताला हम पर अपना फजल करे और करम करे। ये जो यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये जो क़यादत है आपके सामने खड़ी है, हम इंशाअल्लाह हम आपके खादम बनकर आपकी खिदमत करेंगे और जब तक आखिरी घर अपने पाँव पर, आखिरी फ़र्द अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान कायदे आज़म, मेहरबानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और हुकाम की जानिब से उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि 3 बार मेरा यहाँ दौरे का प्रोग्राम बना, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से सफ़र करना मुमकिन नहीं था। आज मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर रिलीफ का काम किया जाएगा। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से एहतजाज की कॉल दी गई है और इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान कमरुल मुनव्वर और मोहसिन इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कमर का रुख करते हैं। कमर, बताइएगा इस वक्त रेड जोन की क्या सूरत हाल है और हुकूमत की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर पहले एहतजाज की कॉल दी गई और उसके बाद ये कहा गया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से कि रेड जोन के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद ही ये कहा गया था कि अंदर कोई जलसा या रैली नहीं की जा सकती, ना ही कोई एहतजाज किया जा सकता। जिसके बाद उन्होंने ये कहा था कि नादरा चौक के अंदर ये एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरान यहाँ पहुँचेंगे, कारकुनान यहाँ पहुँचेंगे और नादरा चौक में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये एहतजाज किया जाएगा। लेकिन रात गए हमने देखा कि ज़िले इंतज़ामिया ने रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। 6 रास्ते जो हैं वो रेड जोन की तरफ आते हैं, जिनमें से 5 को कंटेनर्स लगा के मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सिर्फ एक रास्ता जो गवर्नमेंट मुलाजमीन अंदर जाने के लिए, रेड जोन के अंदर जाने जो दफातर अंदर मौजूद है उनके लिए सिर्फ मार्गल रोड का रास्ता खुला हुआ है,
बाकी तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। रात गए एक दरख्वास्त की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को, और उसमें ये कहा गया था कि उनको इजाज़त दी जाए इस एहतजाज की, जिसके बाद उन्होंने ये इजाज़त देने से इनकार किया और इस पर बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटीमेशन थी कि वो एहतजाज करने जाते हैं उसकी किसी तरह से इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एहतजाज करना है तो 2 जगह H9 का जो ग्राउंड है वहाँ पर की जा सकती है, ये F9 पार्क में ये एहतजाज जो है वो किया जा सकता है, वहाँ पर भी उनको सिक्योरिटी दी जा सकती है। लेकिन अब रेड जोन को मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगा के सील किया गया है। 2000 पुलिस एहलकारों को सिर्फ रेड जोन के अंदर तैनात किया गया है, जिसमें रेंजर्स और इसके अलावा FC के जो लोग हैं वो इसके अलावा हैं। ताहम अब तमाम जो दाखिली रास्ते हैं उनके ऊपर 2-2 लेयर्स जो हैं उन कंटेनर्स की खड़ी की गई हैं ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो यहाँ पर ना पहुँच सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस जगह का ऐलान किया गया था वो नादरा चौक है, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर का वो फासला है, लेकिन उससे पहले ही कंटेनर्स लगा के बंद किया गया था। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि रेड जोन का जो एरिया है इसके बाहर का 1 किलोमीटर का जो रेडियस है उसके अंदर भी किसी एहतजाज, प्रोटेस्ट या रैली की इजाज़त नहीं है और इस पर दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है। इस वजह से वहाँ पर भी एहतजाज नहीं किया जा सकता। जी कमर, साथ ही मौजूद रहिएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद है मोहसिन एजाज, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मोहसिन, बताइएगा एहतजाज तो अब नादरा चौक पर किया जाना है, इलेक्शन कमीशन के बाहर सूरत हाल क्या है? देखिए, जिस तरह कमर ने तफसीलन सिक्योरिटी के हवाले से बताया तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो मरकज़ी जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है, जबकि इसके साथ साथ रेंजर्स भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। ताहम क्योंकि इसको जिस तरह कमर बता भी रहे थे कि बाहर से बिल्कुल बंद कर दिया गया तो अंदर बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं और इलेक्शन कमीशन में मामूल के मुताबिक जो उमूर हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त सरअंजाम दिए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी मामूल के मुताबिक आज सुबह अपने ऑफिस पहुंचे हैं और तमाम जो कमीशन के मेंबरान हैं और जो दीगर अमला है वो भी इलेक्शन कमीशन पहुंच चुका है। अगर ये अंदर की शाहराहों की बात की जाए, क्योंकि नादरा चौक के पास से बंद कर दिया गया है, सिर्फ एक ही रास्ता दिया गया है इस तरफ आने के लिए मार्गला रोड का, तो यहाँ पे अंदर बिल्कुल नॉर्मल मामूलात नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए से जब हमारी इस एहतजाज के हवाले से बात हुई तो एक दफ़ा फिर उन्होंने ये वाज़े किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक अपना काम कर रहा है और आइंदा भी वो कानून के मुताबिक अपना काम करता रहेगा। जहाँ तक एहतजाज और मुजाहरों की बात है तो इलेक्शन कमीशन ने ना इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना एहतजाज को उन्होंने कबूल किया है, ना वो किसी के दबाव में आए हैं और ना ही वो किसी के दबाव में आएंगे। अब जो ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला है वो सुनाया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जो ममनुआ फंडिंग है इसको ज़ब्त करने के हवाले से नोटिस भी जारी हो चुका है और हमारे ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इसके बाद का प्रोसेस है उसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, क्योंकि ये 8 साल केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग रहा और यहाँ पे कई दफ़ा इल्तवा की दरख्वास्तें भी आईं, कई दफ़ा इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज किया गया, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब उन्होंने ओहदा संभाला तो उन्होंने इस केस का फैसला सुना दिया है। इस फैसले के हवाले से ज़राए का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ये दबाव भी डाला जाता रहा। अब ये जो आज एहतजाज हो रहा है इसकी कॉल पहले से दी गई है और इलेक्शन कमीशन ने उसके बावजूद जो मामूल के मुताबिक फ़ैसले का ऐलान किया गया था सुनाए जाने का, उसके मुताबिक ये फ़ैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल किसी भी किस्म के इस तरह के एहतजाज रैली को खातिर में नहीं, उनका फ़ैसला किया गया हम इस एहतजाज को, इस दबाव को कबूल नहीं करेंगे और जो भी आइन कहता है, जो भी कानून कहता है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपना जो काम है, जो मामूलात हैं वो सर अंजाम देता रहेगा और इसके साथ साथ जितनी भी जो कोई रिफॉर्म्स के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से, आइंदा आने वाले इलेक्शंस में बेहतरी के हवाले से चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन तेज़ी से उनके ऊपर भी काम कर रहा है। इस वक्त भी एक तरफ जहां बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं, इस्लामाबाद में डिलिमिटेशन का अमल चल रहा है, पंजाब सेकंड फेज़ हो रहा है, सिंध, मुल्क भर में इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन एजाज कमरुल मुनव्वर, तफसीलात से मुतल्लिक आपने आगाह किया।